गुड आफ्टरनून। रिमान इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की इंटीग्रेबिलिटी कैसे डिस्कस करें, किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, उन पे हम बात करेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर सीरियसली फॉलो किया है तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कंटेंट जीरो कैसे होता है और कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पर डिस्कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आज हम अब इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं। पहला रिजल्ट देखिएगा, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b to r is bounded and f is integrable on c to b for all c belonging to open interval a b, then f is integrable on close interval a b। तो ये क्या कह रहे हैं, जरा सा समझते हैं इस बात को। मेरे पास ये b है और ये a है। फंक्शन बाउंडेड है पूरे उसमें, f इज बाउंडेड। इट मीन्स एफ एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू सम के एम, कुछ भी मान लीजिए एम, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अच्छा। और सी कहीं पर भी ले लीजिए, सी आप ए के बाद कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ए के बाद और बी से पहले कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सी कहीं पर भी, ये सी है। तो फिर सी से बी तक फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो ये सी ए के अलावा हर पॉइंट है। आप देखिए ओपन इंटरवल में है तो सी ए नहीं हो सकता, सी बी नहीं हो सकता। तो लेकिन ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, सी वहां से बी तक क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेबल है। तो फिर ए से बी तक भी इंटीग्रेबल होगा। ये काफी यूजफुल रिजल्ट उस समय है जब ए पर डिस्कंटिन्यूटी वाला इश्यू हो, ए पर क्या हो, डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट हो। तो फिर आप ए को हटा लीजिए, ए के बाद कोई भी कहीं से जस्ट अगले पॉइंट से सोच लीजिए सी बी तक। तो ये वो वाला मामला है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यही लॉजिक आप दूसरे एंड पॉइंट के साथ भी लगा सकते हैं, बी के साथ। इसीलिए लिखा है एनालॉगस रिजल्ट होल्ड्स एट द अदर एंड पॉइंट। आप जब किसी पॉइंट को हटाते हैं, हमने पिछले लेक्चर में इस बात को क्वेश्चन से समझाया है 2-3, प्लीज आप उसको फॉलो करिए सीरियसली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट्स पे हटाने के बावजूद डिस्कंटिन्यूटी थी, उस पॉइंट के हटाने के बावजूद फंक्शन क्या आ रहा था, इंटीग्रेबल हो रहा था। तो आज वो थ्योरेटिकल हम समझ रहे हैं कि किसी पॉइंट पर ए पर मान लीजिए डिस्कंटिन्यूटी है, कोई बात नहीं, ए के बाद जो भी आप राइट साइड में पॉइंट समझते हैं उसको सी समझिए। तो वहां से सी से बी तक अगर इंटीग्रेबल है तो फिर ए को शामिल करते हुए भी इंटीग्रेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ए पर डिस्कंटिन्यूटी हो। ये बहुत शानदार रिजल्ट है अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो। कैसे प्रूफ करें, हम अब इसे देखते हैं। इंटीग्रेबिलिटी की बात हुई है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें पार्टीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं लेट P इक्वल टू A H0 H1 H2 और Hn इक्वल टू B a partition ऑफ क्लोज इंटरवल AB। तो इन जनरल अगर आप ले लेंगे तो IR जो आपके पास आएगा वो HR-1 से HR होगा विद स्मॉल mr एंड कैपिटल MR एज इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ F ऑन IR। ठीक है, तो जैसे हम बार बार करते आ रहे हैं, UFP माइनस LFP, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो समेशन MR डेल्टा R माइनस समेशन स्मॉल mr डेल्टा R फ्रॉम 1 to n
ठीक है, तो हम लोग इसको 8 सन लिख दें, समेशन mr माइनस स्मॉल mr टाइम्स डेल्टा r फ्रॉम 1 to n आपके पास है। तो r की जो 1 रखेंगे क्या मिलेगा, m1 माइनस स्मॉल m1, और जो पहला सब इंटरवल होगा उसकी लंबाई देखिए तो यहाँ से a से लेके x1 तक, तो आप x1 माइनस a लिख सकते हैं, प्लस mr माइनस स्मॉल mr डेल्टा r इक्वल टू 2 to n। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहला पॉइंट आपको बाद में छोड़ देना है, आप ए चीज फिर पहले के बाद जो भी है उसको सी समझ रहे हैं आप, तो ए के बाद जो भी समझ रहे हैं उसको सी समझ रहे हैं आप। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो यू एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब जो ये पार्टीशन है ये x1 से आगे का शुरू है, फिर आपने x1 तक तो ये ले लिया था, यहां से आगे इस पार्टीशन को कोई नया नाम दे देते हैं। लेट p कहां से शुरू है, x1 से लेके b तक, इक्वल टू x1 x2 और xn क्या है इसमें, b a partition of x1 comma b। और ये कैसे मिला, आपने क्या हटाया इसमें, x नॉट ही तो नहीं है इसमें, b दिस बी अ पार्टीशन ऑफ b, बाई डिलीटिंग लिख देता हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, बाई डिलीटिंग a फ्रॉम p। p जो पिछला पार्टीशन था आप देखिए ऊपर, उस पार्टीशन में से पहला डिलीट कर दिया एक तरह से, तो ये बाकी पार्टीशन है, उसी के ऊपर ये समेशन है यू एफ पी और एल एफ पी का। तो फिर आप लिख सकते हैं, सो यू एफ पी माइनस एल एफ पी इक्वल टू m1 माइनस स्मॉल m1 x1 माइनस ए प्लस, अब इसे भी तो कुछ लिखना है, ये भी तीसरा डिफरेंस है, यू एफ पी ये वाला कौन सा, x1 से b तक का जो है, माइनस एल एफ पी वही वाला x1 से b तक। इक्वेशन नंबर 2 आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस पर एक कंडीशन लगाते हैं। देखिए ये पहले इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं, और ये x1 माइनस ए है। x नॉट के बाद आपके पास ये a था, आपने a को क्या ले लिया था, x नॉट, और ये x1 है। इस इंटरवल की जो लंबाई है, तो आप इसको बहुत छोटा ले सकते हैं, जितने ज़्यादा पार्टीशन होंगे x1 a के उतना नज़दीक होगा। ठीक है, तो हम पहले एप्सिलॉन तक कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव हमने मान लिया। द फर्स्ट स्टेप is to choose x1, ये जो हम चुन रहे हैं इसको, क्लोज NF to A so that m1 minus small m1 times x1 minus A less than epsilon by 2। हम इसको क्या मान लें, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं या हम कुछ भी रैंडमली ले ले रहे हैं। तो मैं इस बात को ले रहा हूं, दिस इज
इजीली पॉसिबल, क्यों? दिस इज इजीली पॉसिबल बिकॉज ये कैपिटल M1 और स्मॉल m1 में देखिए, स्मॉल m1 से बड़ा होगा कैपिटल M1, उससे बड़ा है कैपिटल M, उससे छोटा है माइनस M। इस बात को समझिए, f(x) आपके पास बाउंडेड है, तो फंक्शन जो है मैक्सिमम पूरे इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक है? -m से +m तक है। ठीक है, ये आपके पास आया, ये आपको मालूम है। पहले सब इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमम ये है और पूरे इंटरवल में ये है, तो ये जो पहले सब इंटरवल का पार्ट आया ये इसी के बीच होगा या नहीं होगा? अब आप ये देखिए, आपके पास m1 < m आया, एक इनइक्वलिटी है। दूसरी इनइक्वलिटी यहाँ देखिए, एंड -m < m1 और m1 ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, m ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करिए इसको, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ -m1 < m, एडिंग, तो m1 माइनस स्मॉल m1 < 2m लिख सकते हैं आप, तो इसे 2m लिखा जा सकता है कि ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2m। ये चीज हमेशा 2m या उससे कम है। तो फिर आपके पास सो वी कैन चूज x1 नियर टू a सच दैट, हम कैसे चुन सकते हैं? x1 माइनस a < ε/4m, ऐसा कर लेते हैं। मतलब 2m तो यहीं पर आ गया, उसकी वैल्यू हो गई ε/2 था, आप पिछले इनइक्वलिटी में रखें तो यही आएगा। तो मतलब आप x1 और a को इतना क्लोज करके ऐसा ले सकते थे, और ऐसा लेने की वजह से ही हमने पिछले पेज में ये वैल्यू पॉसिबल है ये कहा था। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो है ये हमेशा 2m से कम था ये, तो x1 माइनस ए लेस देन ऐसा पॉसिबल है, और ये आसानी से ले सकते हैं आप, जितना क्लोज लेंगे ये चीज उससे छोटी और आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब आप ये कह रहे थे कि भाई a अगर आप हटा भी देते हैं ना, बाकी आप कहीं से भी लीजिए, हमने x1 से शुरू किया था, x1 a के जस्ट नजदीक है पॉइंट, और x1 से b तक या जो भी नाम दें इसे, c से b तक आपकी इच्छा है, फंक्शन इंटीग्रेबल है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मैं रिपीट दिखा रहा हूं आपको, फंक्शन इज बाउंडेड एंड f इज इंटीग्रेबल ऑन c से b तक फॉर ऑल c। अब वो c जो है यहाँ x1 है, क्या फर्क पड़ना है उससे, वो x1 है तो वो भी तो a के राइट हैंड साइड में, a को छोड़ के जो अगला पॉइंट है, मतलब आप ऐसे समझिए, बाय हाइपोथेसिस f is integrable on x1 to b। अगर इंटीग्रेबल है तो डेफिनेशन के हिसाब से सोचिए, आपको एक पार्टीशन मिला होगा, फिर अब दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1, हम इससे नाम देते हैं, एक पार्टीशन मिलेगा या नहीं? ये P1 किसका होगा? ऑफ x1, b such that UF, P1 minus LF, P1 will be less than ε/2। आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 सोच सकते हैं। ये x1 से b तक के लिए ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली एक नया ले लेते हैं, लेट P2 नया पार्टीशन, जिसमें जो पहला a छूट गया था वो है यूनियन P1। तो अगर आप
P1 ले रहे हैं X1 से B तक, उसमें A ले रहे हैं, तो ये पूरा क्लोज इंटरवल AB का पार्टीशन हो गया। B अ पार्टीशन, किसका पार्टीशन है फिर अब ये? ऑफ क्लोज इंटरवल AB, from which it follows that U F comma P2 minus L F comma P2 ये जो है that will be less than equal to 2m times x1 minus a plus U F comma P1 माइनस L F comma P1। ये पार्टीशन आपने X1 से B तक का किया हुआ था। और अगर आप X1 माइनस A अभी आपने ऊपर लिखा हुआ था, इसी पेज में आप देख लीजिए, ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ये भी आपने अभी किया था एप्सिलॉन बाई 2, तो U F comma P2 L F comma P2 लेस देन एप्सिलॉन। तो P2 किसका पार्टीशन है? क्लोज इंटरवल AB का। तो इसका मतलब F इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल AB। तो थ्योरम मैथमेटिकली प्रूफ हो गई। समझ में क्या आया? फिर ध्यान से समझिए प्लीज। आपके पास A पर सपोज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कोई बात नहीं, A को अब छोड़िए, A के जस्ट राइट साइड में जो पहला पॉइंट है, सपोज वो x1 है, ठीक है, सपोज वो क्या है? x1 है। तो x1 से B तक अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, A से B तक भी होगा। मतलब 8 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बात को आपने न्यूमेरिकल में पिछले लेक्चर में देखा था, मैथमेटिकली आपने अभी देख लिया। यही बात आप B पर भी डिसकंटिन्यूटी के लिए कह सकते हैं। तो आप इस तरह से एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्व कर लिया। और अगर आप ये समझते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस लॉजिक से। अब हम एक और चीज देखना चाहते हैं कि किसी सिंगल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी बीच में, ये तो एंड पॉइंट पे हो गई, बीच में कहीं पर डिसकंटिन्यूटी है, 8 पॉइंट पर है तो इंटीग्रेबिलिटी कैसे है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं तो कैसे है, क्या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज में भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी हो सकती है या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए जो पहली लाइन पढ़िए, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R बी इंटीग्रेबल। ठीक, अब हमें करना क्या है? पहला देखिए, सो दैट इफ वन वैल्यू ऑफ f(x) इज चेंज्ड एट सम पॉइंट x इन द होल इंटरवल AB, then f is still integrable and integrates to the same value as before। फंक्शन इंटीग्रेबल है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। लेकिन अगर पूरे इंटीग्रेशन एक बार आपने किया, सपोज कुछ वैल्यू आई, अब मैंने किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ बदल दी, कुछ और रख दी 8 पॉइंट पर, तो वो ये कह रहे हैं अभी भी इंटीग्रेबल होगा। चलिए ये भी अच्छी बात है। और इंटीग्रेशन अभी भी करके वही आएगा जो पहले आ रहा था, भले ही आप 8 जगह पे वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई दूसरी फाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको इस सवाल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? आपके पास एक फंक्शन है, आप उसको इंटीग्रेट करिए, कुछ वैल्यू निकालिए। अब आप सिंगल किसी 8 पॉइंट पर कुछ फंक्शन की वैल्यू मन मर्जी कुछ भी रख दीजिए, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वहां पर हो सकता है डिसकंटिन्यूअस पहले से ही हो, इंटीग्रेबल होने का मतलब बाउंडेड होना चाहिए था। चलो मान लेते हैं कुछ और रख दिया आपने 8 जो फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर 10,000 रख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अभी भी वही आएगा कह रहे हैं जो पहले आया था। ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा पार्ट पढ़िए सवाल का। ये ऐसा अगर आपने एक जगह नहीं 2 जगह कर दिया, माना पूरे इंटरवल में 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मनमर्जी कुछ और रख ली, तो वो करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 की जगह फिर उसका जनरलाइजेशन पढ़ा आपने, इसे क्या लिखा हुआ है,
finite number of values of f are changed, even then the observation will remain same. लेकिन अगर फाइनाइट को और बढ़ा दिया, इन जनरल काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स कर दिया जाए, तो वो कह रहे हैं कि अब ये फेल हो सकता है. एफ में फेल, विल फेल नहीं लिखा है, संभव है कि फेल हो जाए रिजल्ट, गारंटेड नहीं है अभी भी, लेकिन पॉसिबल है. तो फिर आपको होने वाला कोई एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा जहां पर फंक्शन ऐसा होने में फेल हो जा रहा है. प्लीज, ये बहुत शानदार रिजल्ट है. किसी फंक्शन में अगर आप 8 जगह पर वैल्यू बदलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 जगह, 10 जगह, 100 जगह, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 1 अरब जगह बदल दीजिए इंटरवल में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी जो पहले आती थी. लेकिन यही काम अगर आपने काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स कर दिया, काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर, काउंटेबल का मतलब, तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. बहुत शानदार क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो हम मान लेते हैं इसमें, लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. रीमान इंटीग्रेबल है, देन ए टू बी एफ बार को हम क्या लिखते हैं, इन्फीमम ऑफ UFP and P belongs to family of all partitions of AB. तो अब हम इसे शॉर्ट में केवल UF कह देते हैं से, मान लीजिए, और A to B F लोअर सुप्रीमम ऑफ LFP, P belongs to पार्टीशन ऑफ ऑल, इसको LF कह देंगे. ये हमने लिखने की सुविधा के हिसाब से इसको हम UF और इसको LF कह सकते हैं. ये सिंबल स्टीफन अबॉट में है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. मैंने बुक के हिसाब से सिंबल लिए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, आपको भी मिल जाएगा. आप स्टीफन अबॉट की अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस देख लीजिएगा, वही सिंबल मैं फॉलो कर रहा हूँ अधिकतर जगहों पर. ठीक है, तो फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होने का मतलब ये दोनों बराबर. सो UF इक्वल टू LF इक्वल टू क्लोज इंटरवल A टू B F. ये है, मतलब ये तो ऑब्वियस दिया हुआ ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ क्लोज इंटरवल AB में कोई x0, ठीक है. अभी तक जो f था उसकी वैल्यू fx0 कुछ थी, अब उस x0 पर कुछ वैल्यू कुछ दूसरी हो गई, तो आपको वो फंक्शन भी दूसरा मानना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही फंक्शन की तो दो वैल्यू नहीं हो सकती एक पॉइंट पर. तो मैं एक दूसरा फंक्शन मानता हूं. सपोज वी टेक अनदर फंक्शन f0 such that at x0 पर fx0 is not equal to f0 x0 and fx equal to f0 x0 at all other points ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. केवल जो पहला पार्ट था उसमें एक ही पॉइंट पर वैल्यू डिफर करनी थी ना, तो मैंने क्या किया, x0 एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पर दोनों फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, और बाकी सब जगह पर चाहे fx हो या सॉरी यहाँ x0 नहीं होना चाहिए, यहाँ fx एट ऑल अदर पॉइंट्स fx और f0x बराबर होंगे. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही पॉइंट पर वैल्यू अलग है. तो ठीक, ये अलग है तो इनका डिफरेंस कुछ तो होगा, उसे कुछ मान लेते हैं. लेट डिफरेंस d इक्वल टू मॉड ऑफ fx0 माइनस
एफ नॉट एच नॉट, डिफरेंस है मॉड ले लीजिए, जो भी बड़ा हो, क्योंकि जीरो तो है नहीं तो अलग अलग हैं, तो इसलिए हम उसे डी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ये आता है कि करना क्या है भाई, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जितना यूएफ था उतना ही यूएफ नॉट है, और जितना एलएफ था उतना ही एलएफ नॉट भी है। तो फिर हो गया बराबरी, यही करना हुआ कि यूएफ नॉट के बराबर, एलएफ नॉट के बराबर। यहां तक समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से भी हम केवल एक ही को दिखा लेंगे, दूसरा सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनालिसिस के हर क्वेश्चन में क्या तय करना हुआ, एप्सिलॉन चैलेंज, एप्सिलॉन आप कोई फिट कर दीजिए, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव है, कुछ भी है आप समझिए होंगे। तो अब हमें इन दोनों को बराबर करना है, टू आर्ग्यू दैट क्या यूएफ इक्वल टू यूएफ नॉट, ये दिखाना है, इट इज सफिशिएंट to find a particular partition for which UF not P less than UF plus एप्सिलॉन। अगर आप इतना दिखा दें, ये यूएफ आपके पास सारे जो पार्टीशंस अपर सम थे उनका इन्फीमम है, इन्फीमम में एप्सिलॉन, और ये अगर आप दिखा दें तो इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है किसी भी एप्सिलॉन के लिए, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। हमें ये दिखाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन वाइज लेते हैं यूएफ की। बाय डेफिनेशन यूएफ क्या है, अभी हमने ऊपर भी लिखा था, मैं फिर लिख देता हूँ, इन्फीमम ऑफ यू एफ पी, पी बिलोंग्स टू ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी, ये था हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये इन्फीमम है तो वी नो देयर एग्जिस्ट a partition P where UFP less than UF plus epsilon by 2, ये इन्फीमम है। ये इनमें सबसे छोटा ये है, इन्हीं में से है, ये जो राइट साइड में है इन्हीं में से सबसे छोटा ये है इन्फीमम, इसमें ये सबसे छोटा है। कुछ भी जोड़ोगे आपको एक पार्टीशन ऐसा मिल जाएगा कि ये इनइक्वलिटी, ये इन्फीमम की कंडीशन है, जो हम बार बार बहुत सारी जो डेफिनेशंस में यूज़ करते हैं, वही मैंने भी यूज़ किया है यहाँ पर, कि अगर इसमें कुछ भी जोड़ने की गलती कर दी तो यहाँ से एक पार्टीशन ऐसा मिलेगा कि यू एफ पी लेस देन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब मैं इसका एक पार्टीशन रिफाइनमेंट लेता हूँ, P का रिफाइनमेंट P डैश ले लेता हूँ। लेट अस टेक रिफाइनमेंट P डैश ऑफ P, एक रिफाइनमेंट लिया, इसमें एक खास बात कर लेते हैं, विद द प्रॉपर्टी that the intervals अब एक भी इंटरवल हो सकता है, ज़्यादा भी इंटरवल्स कंटेनिंग एट्स नॉट
कंटेनिंग एट्स नॉट। आप समझिए जो एट्स नॉट वो पॉइंट है जहाँ पर एफ और एफ नॉट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब जो एट्स नॉट पॉइंट है वो किसी सब इंटरवल के अंदर हो सकता है या कोई दो सब इंटरवल की बाउंड्री पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने इंटरवल्स ऐसे लिखा है। इंटरवल और इंटरवल्स containing x naught have width less than epsilon upon 4d। ये केवल मैथमेटिकल है, ये आप लास्ट में भी देखते हुए समझ जाएंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जितना रखना है। हम पहले भी सवालों में जब कर रहे थे तो आप देख रहे थे, जैसे पिछले सवाल में x1 माइनस ए का डिफरेंस एप्सिलॉन अपॉन 4m से कम रखा था, या एप्सिलॉन अपॉन 4d रखा है। d क्या है? एफ एक्स नॉट और एफ नॉट एक्स नॉट का डिफरेंस है। d हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है। तो हम ये मैथमेटिकली लास्ट में एप्सिलॉन लाने के लिए कर रहे हैं कि जो एक्स नॉट पॉइंट है वहाँ पर रिफाइनमेंट पी डैश ऑफ पी विद द प्रॉपर्टी दैट द इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट हैव विड्थ लेस देन दिस। जिस इंटरवल में ये एट्स नॉट पॉइंट है उसकी जो लंबाई होगी, उसकी लेंथ जो होगी वो इससे कम होनी चाहिए। तो पार्टीशन इतने ज़्यादा करने हैं मतलब। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आप। तो अब आप ये देखिए, जो P था उसका रिफाइनमेंट आपने P डैश लिखा है, तो फिर U जो होगा ना एफ पी डैश वो लेस देन इक्वल टू U एफ पी होगा। रिफाइनमेंट जब भी होता है जो अपर सम है वो घटता जाता है, तो ऐसा होगा। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास दोनों फंक्शंस हैं एफ और एफ नॉट, केवल एक पॉइंट पर वैल्यू डिफर कर रही है, बाकी सब जगह सेम है। ये भी लिख लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट f and f naught agree everywhere except at x naught। तो फिर आपके पास u f p डैश माइनस u f नॉट p डैश अगर आप करेंगे, बाकी तो सब वही रहना है, केवल 80 पॉइंट पर तो वैल्यू का डिफरेंस रहना है। और दैट शुड बी लेस देन d टाइम्स 2 इंटू डेल्टा एक्स इंटरवल की लंबाई कर देते हैं। और ये आपने इंटरवल की लेंथ आपने ले ही रखी है उससे कम, तो दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दोनों के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2। ये 2 जो यहाँ पर लिया, ये आप दो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो एक्स नॉट है वो दो इंटरवल सब इंटरवल्स की बाउंड्री तय कर रही हो, तब लिया हुआ है। फाइनली u f नॉट p डैश लेस देन u f p डैश प्लस एप्सिलॉन बाई 2। u f नॉट p डैश लेस देन दिस एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू u f प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये ओवरऑल एक क्वांटिटी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इससे आपने अभी जो प्रॉपर्टी पिछले पेज में की थी तो उससे बड़ा ये ले लिया था मैंने। तो इस आप देख रहे हैं कि हाँ भाई इससे बड़ी चीज़ ये थी, और इसका आपने लास्ट पेज में अभी किया था, तो इसकी जगह आपने ये लिख दिया था लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये आ गया है। तो फिर आपके पास u f नॉट p डैश लेस देन u f p डैश प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया है u f प्लस एप्सिलॉन। तो ये चीज़ आपके u f नॉट p डैश लेस देन u f प्लस एप्सिलॉन आ रहा है हमेशा। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए अगर ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो आप सोचिए क्या आएगा। ये अगर लेफ्ट जाएगा तो इन इसका और इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, और हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा सही है
तो आपको क्या समझ में आएगा, यू एफ नॉट इसका जो सबसे कम होगी वैल्यू वो भी इसके बराबर होगी, तो यू एफ नॉट सबसे कम इसका क्या होगा, यू एफ नॉट ही होगा, और ये तो यू एफ है ही। तो आपने यू एफ नॉट और यू एफ बराबर कर लिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव एल एफ नॉट इक्वल टू एल ऑफ एफ। तो हमने ये मैथमेटिकली दिखा दिया कि एक पॉइंट, अगर आपको एक पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू में बदलाव कर भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा और उसी पॉइंट पर जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो बी पार्ट था वो ये था कि आप इंडक्शन लगा सकते हैं। आप एक एक करके सोचिए ना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये इंडक्शन मेथड है कि एक एक करके बढ़ाइए। आपने एक पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटीग्रेबिलिटी है। यही काम आप दूसरी पॉइंट पे सोचिए, फिर तीसरे पे सोचिए इंडक्शन से। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी। फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम कहीं पर फंक्शन की वैल्यू बदल दें तो इंटीग्रेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी फाइनाइट को अगर मैं काउंटेबली इनफाइनाइट में बदल दूं तो फिर आप ये फंक्शन याद रखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली फंक्शन याद हो तो मैंने इसकी इंटीग्रेबिलिटी पहले ही कर ली है। अगर आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो ये फंक्शन हर रेशनल पर वैल्यू बदल रहा है या नहीं। डायरेक्टली फंक्शन डिफर्स फ्रॉम जीरो फंक्शन इन ओनली अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है या नहीं है। ये एग्जाम्पल है। दिस फंक्शन मैं लिख देता हूं, चलिए। दिस फंक्शन डिफर्स फ्रॉम जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन का मतलब जो हर पॉइंट पे जीरो ही हो, तो उससे ये डिफर कर रहा है इन ओनली रेशनल पॉइंट्स पर ना। तो रेशनल्स को क्या बोलेंगे हम, ऑन काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट इट इज नॉट इंटीग्रेबल। ये आपने पहले ही देखा हुआ है। ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, लबेट में आएगा बाद में, हम इसको नए तरीके से फिर स्टडी करते हैं वहां रीमान में। तो आपने देखा एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फाइनाइट टाइम बदलने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट अगर आप करेंगे तो फंक्शन जो इंटीग्रेबल था भी हो सकता है वो ना रहे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए कुछ आगे देखते हैं फिर। तो पिछले लेक्चर में मैंने कंटेंट जीरो आपको लास्ट में बताया था, उसका यूज करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं हम। आप इसे देखिए, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, 1 या 0 हो रहा है, और इफ एक्स कैसा ले रहे हैं 1/n फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 0 बाकी जगहों पर 0 है। तो क्लोज इंटरवल 0-1 में ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और इसकी वैल्यू भी बतानी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे, कि ये काफ़ी अच्छी आपकी समझ डेवलप करेगा अगर आपने पिछले लेक्चर में कंटेंट जीरो समझा है तो। चलिए देखते हैं, ये फंक्शन आपके पास है और 0 से 1 अगर मैं ये लूँ तो 1/n में 1/2 आप समझ रहे होंगे, यहाँ कुछ ऐसा 1/3 लगभग 1/3 1/4 इस तरह से आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। अब एक पार्टीशन, आप कोई भी पार्टीशन लीजिए, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको 0 वाले जो पॉइंट्स हैं वो सब जगह मिलेंगे, तो लोअर सम तो हमेशा ही 0 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ, फॉर एनी पार्टीशन of close interval 0-1 we have LFP equal to 0
तो सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी ओवर एनी फैमिली ऑफ पार्टीशंस, तो जिसको आप एल एफ कह सकते हो शॉर्ट में हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो लोअर की व्यवस्था तो हो गई भाई, ये तो 0 ही होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा जो क्लेम है, आप कह रहे थे सवाल में कि ये इंटीग्रेबल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, अपर भी क्या आना है, 0 आना है, यही लाना हुआ फिर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एप्सिलॉन तय कर लीजिए, लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव। कंसीडर द फाइनाइट सेट, कंसीडर द फाइनाइट सेट 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n तक ले लेते हैं। ये कैपिटल N है, लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ है, n लिखा है, कोई फिट से नेचुरल नंबर तक हमने कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन 1 वैल्यू ले ले रहा है ना, यही तो वो पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू डिफरेंट है, वरना बाकी सारे जगहों पर क्या वैल्यू है, 0 है। मतलब जैसे 0 हाफ से 1 के बीच में हर जगह पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 1/3 से 1/2 तक हर जगह वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 1/4 से 1/3 तक क्या होगी, 0 होगी। बाकी जो तो 0 है, केवल इन्हीं पॉइंट्स पर तो वैल्यू जंप कर रही है, जंप डिस्कंटिन्यूटी है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी अपर सम भी क्या आएगा, 0 आएगा। हम उसी को दिखा रहे हैं। अब जब प्रूफ करो, जब आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो आप भी समझ रहे हैं कि आपको आंसर तो ऑलरेडी मालूम था। तो कंसिस्टेंट, हाँ, हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन हमने पॉजिटिव ले लिया, ये सारे जो पॉइंट्स थे 1/2, 1/3 करते हुए 1/n, ठीक है ना। फाइनाइट सेट आपके पास है कंसिस्टिंग of points of the form 1/n which satisfy हमने ये ले लिया 1/n greater than ε/2, वो सारे पॉइंट्स। तो इनमें आपने which satisfy 1/n जो होगा ε/2 से बड़ा या बराबर आपने ले लिया है। अब ये सेट तो फाइनाइट है, बिकॉज दिस सेट इज फाइनाइट। तो आप ही बताइए, आप इनके दोनों तरफ छोटे छोटे ओपन इंटरवल बना सकते हैं या नहीं। ऐसे जो ओपन इंटरवल होंगे वो इस तरह से होंगे कि उनका जो कंटेंट होगा वो 0 की तरफ जाएगा, मतलब किसी भी एप्सिलॉन या ε/2 से छोटा होगा। तो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पार्ट था वो आपको अगर याद हो, तो अब आपके लिए उसका एप्लीकेशन का टाइम आ गया है। बिकॉज दिस सेट इज फाइनाइट, हम ऐसे मान रहे हैं कि ये फाइनाइट है। वी मे कंस्ट्रक्ट a set of disjoint intervals, कहाँ पर, अराउंड ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, ये जो हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स के। और वो जो इंटरवल आप मान रहे होंगे, कैसे मान रहे होंगे, विद द प्रॉपर्टी, यही मैंने बार बार वहाँ पर समझाने की कोशिश की, प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द लेंथ्स, उनकी जो लंबाइयाँ होंगी उन सारे ओपन इंटरवल्स, लेंथ्स ऑफ दीज इंटरवल्स comes to less than ε/2। तो वो क्या आएगी, उन सब की लंबाइयाँ अगर आप मिलाएंगे सारे ओपन इंटरवल, आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। अगर फाइनाइट आपके पास पॉइंट से हैं
तो उनको आप ओपन इंटरवल से कवर कर सकते हैं, और वो ओपन इंटरवल्स का जो सम होगा वो किसी भी एप्सिलॉन से कम है। एप्सिलॉन बाय 2 तो एप्सिलॉन लाने के लिए कर रहे हैं हम। क्लियर है? अब जो बाकी बचा भाई, आपने ये जो ओपन इंटरवल लिए जो इन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, उनकी सबकी लंबाइयों का सम तो एप्सिलॉन बाय 2 से कम हो गया है। जो बाकी है उसमें, तो अब ये देखिए, लेटिन हम पार्टीशन P मान रहे ना, P with a partition that results from taking the union of these intervals together with the interval 0, एप्सिलॉन बाय 2। ये 0, एप्सिलॉन बाय 2 कौन से हैं? ये जो 1/n आपके पास है, इट फॉलोज दैट हम UFP अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? लेस देन इनकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो ये क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आपके पास ये UFP किसी भी एप्सिलॉन से कम आ रहा है, तो फिर आपके पास यहाँ से UFP क्या आ जाएगा? इसका जो इन्फीमम होगा वो तो, ये जब ये एप्सिलॉन से कम आ रहा है तो इसका इन्फीमम भी लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा, तो दैट विल बी 0। दिस इम्प्लाइज F इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0, 1। तो अब अगर ऐसा है तो फिर 0 to 1 इस F की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी सॉल्व करके भी। क्वेश्चन जो आपको सिखा रहा है, ये तो मैथमेटिकल पोर्शन था, एक्चुअल में जो सिखा रहा है ये क्वेश्चन, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। फंक्शन कुछ पॉइंट्स पर 1 जंप कर रहा है, बाकी सब जगह 0 है, तो जो फाइनाइट पॉइंट्स हैं जहां पर 1 आ रहा है, आप उन्हें हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी उनको मानिए ही मत, उनकी वैल्यू, उनकी सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। ये एक काफी शानदार रिजल्ट है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कुछ भी उठ पटांग देते रहिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि इंटरवल कितना ही छोटा हो उसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए कितने भी फाइनाइट आप 1 अरब पॉइंट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऊपर वाली लाइन केवल आपको डराने के लिए, परेशान करने के लिए है। जिस बच्चे को ये मालूम है कि इन पॉइंट्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेनली बाकी सब तो ये 0 है, तो फिर फंक्शन 0 है और वो डायरेक्ट ही सोच लेंगे, अरे इंटीग्रेशन भी 0 ही तो आएगा फिर, तो काफ़ी आसान पड़ेगा आपके लिए समझना। आज इतना ही करते हैं, कुछ बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।